अस्सलाम वालेकुम। नावल किस्सा मोहब्बत मोस्ट रोमांटिक नावल है। लिसनर्स अपनी कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। रेयान अफंदी, जिसका नाम बड़े बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल था। रेयान अफंदी अपनी ज़ात में मगन रहने वाला एक शख्स, उसी वजह से लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इज्जत भी देते थे। रेयान अफंदी बिजनेसमैन होने के साथ साथ पार्टी बिल्डर्स भी थे। जिम करने का तो जैसे वो शेदाई था और उसे इसीलिए तो लड़कियां मरती थी उस पर। रेयान अफंदी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़बरदस्त, नहायत ही सीरियस और खड़ूस इंसान, जिसकी दो बहनें अरूश और यशपा और एक बड़ा भाई आफान अफंदी जो कि शादीशुदा था। उसकी मां के इंतकाल के बाद वो गांव से शहर शिफ्ट हो गए थे और अपने बाप को मुकम्मल तौर पर बिजनेस से निकाल चुका था वो। उसके बाप नवाज अफंदी ने हमेशा अपनी बीवी को सिर्फ दुख दर्द ही दिए थे। कहा तो ये भी जाता था कि उसकी मां जोहरा बेगम को जहर दिया गया था और उसके पीछे भी उसके बाप नवाज अफंदी का ही हाथ था। आज रेयान अफंदी के पास जो कुछ भी था वो उसकी मां की बदौलत था, क्योंकि ये जो बिजनेस रेयान अफंदी चला रहा था उसके नाना ने ही उसके बाप को एक वक्त में चला कर दिया था। मगर उसका एहसान फरामोश बाप निहायत लालची और जालिम इंसान था। उसकी फजूल हरकतें रेयान अफंदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब रेयान अफंदी ने बिजनेस को डूबते हुए देखा तो यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस की तरफ अपना सारा रुझान कर लिया। मैंने हमारा हजार बार बोला मेरे जिम के टाइम पर कोई भी मुझे कॉल ना किया करे, मगर नहीं भाई, सबको इसी टाइम कॉल करनी है और मुझे डिस्टर्ब करना है। हजार मर्तबा कहा। उसने फ़ोन स्क्रीन को देखते बगैर ही मोबाइल को साइलेंट मोड पर लगा दिया और जिम करने पर पूरा फोकस किया। हाय रेयान, देखो ज़रा, कब से तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, अटेंड क्यों नहीं कर रहे कॉल? फारिया ने रेयान के मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा और एकदम से वो हड़बड़ा गई। रेयान ने फारिया की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे कोई भी नहीं कह सकता। रेयान, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम यहाँ आकर ऐसे ही जाते हो जैसे तुम्हारा दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, नहीं है मेरा दुनिया से कोई भी लेना देना। वो एकदम गुस्से से चीख पड़ा था। उसे अपने गुस्से पे इस कदर ख्वाइफ अगले बंदे को हाइफ कर देता होता था। रेयान अफंदी, अगर ज़्यादा ही फिक्र है मुझे कॉल करने वाले की तो कॉल अटेंड करके बात कर लो। फारिया ने उसे तवज्जो दिलवाई। हर रोज़ मैं तुम्हें एक ही बात पर डीट करता हूँ, मगर शायद तुम्हें भी मेरी बातों की समझ नहीं आती। जाओ यहाँ से और मुझे मेरी गेम पर फोकस करने दो। वो गुस्से से दौड़ा था तो फारिया को उसकी बातों पर रोना आया था कि कुछ तो खुदा का खौफ करे। इतने प्यार से हर रोज मैं तुमसे बात करने के लिए आती हूँ, मगर तुम हर रोज मुझे डांट कर भगा देते हो। बहुत ही कोई खड़ूस हो तुम। उस अपने वो ये कहते हुए मुंह बनाती हुई वहां से चली गई, लेकिन रेयान अफंदी को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसने फारिया की बात पर फिर से कोई ध्यान नहीं दिया। कहाँ रहते हैं आप रात पर, मुझे जवाब चाहिए है। वो कमरे में एंटर होते ही चीखी थी, जो उस कदर उसी की तरफ मतवजो बगैर तवज्जो दिए आगे बढ़ गए। आराम से बात करो, इतना चीखने की क्या जरूरत है? वो उसे देखता हुआ बोला, बस बहुत हो गया, अब देखना है। मैं अपने बाबा को सुबह ही बुलाऊंगी और उन्हें आपकी सारी हकीकत बताऊंगी, जो कुछ आप करते फिर रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं, मुझे भी तो बताओ ना जरा। वो उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला, आपका लहजा, आपका वजूद सब कुछ बता रहा है आफान कि आप किसी और औरत से मुलाकातें कर रहे हैं। चटाह, उसने जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकालने की? हाँ, जाओ बताओ अपने बाप को जाकर सब कुछ, बल्कि अपने भाई को भी बता देना। देख लूंगा मैं उनको भी। क्या कर लेंगे वो? इतने जोगे नहीं है तुम्हारे बाप के अफान से आकर सवाल करें। उसके चेहरे पर आबाद उठ गया और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगा, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए। जब भी आऊं इन माँ बेटे का रोना धोना ही खत्म नहीं होता। मुझे कहकर एक तरफ हो गया था और फिर कमरे से निकल गया। चले, अलीज़े को अफान पर शक था कि ये किसी और औरत के चक्करों में है, मगर वो जानती कुछ भी नहीं थी। इसी वजह से वो खामोश थी, क्योंकि उसे कोई सुराग चाहिए था। जब मर्द कहीं और मुंह मारता है तो उसकी औरत को इल्हाम ही हो जाता है। औरत बहुत जल्द पहचान जाती है मर्द के रंग ढंग को। इसी वजह से कुछ देर के बाद अरूश अपनी भाभी के कमरे में गई तो उसने देखा कि वो रो रही थी। भाभी, क्या हुआ है, रो क्यों रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हारे भाई का रवैया मुझे बहुत सख्त तंग कर रहा है। कुछ देर पहले भाई के बोलने की आवाज़ तो आ रही थी, मैंने सोचा शायद वैसे ही बोल रहे हैं। अरूश, मैं तुमसे कह रही हूँ ना,
अफान किसी और औरत के चक्कर में है, मगर तुमने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं है। और भाभी ये आपका वहम है। अरूश ये मेरा वहम नहीं, ये हकीकत। पिछले 1 हफ्ते से वो रात को घर से गायब ही रहते हैं। मेरे और इबाद के साथ इतना लहजा तल्ख हो गया है कि मैं तुम्हें बताऊं तो तुम तौबा करो। भाभी आप प्लीज़ रोना बंद करें, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, हरगिज़। क्या? भाई ने आपको थप्पड़ मारा है? मेरे अल्लाह, भाई के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं। उन्होंने इस हालत में भी आप पर हाथ उठाया। ओह मेरे खुदाया, ये भाई को हो क्या गया है? रेहान भाई जिम से बस वापस आने वाले ही हैं, मैं उनको बताती हूँ भाई की हरकतों के बारे में। देखना फिर कैसे पूछते हो। नहीं तुम रेहान को कुछ मत कहना, दोनों भाई यूं ही लड़ाई हो जाएगी मेरी वजह से। आप पानी पिए और बस, अब आपने रोना नहीं। भाई भाई भी तो बिल्कुल अपने आने वाले बच्चे का ख्याल ही कर लें, उसका बेचारे का क्या कसूर है। वो उसकी तरफ बहुत फिक्रमंद होते हुए बोली थी। अरूश मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? अरूश ने अपनी भाभी को गले से लगाया। किसी का भी कोई कसूर नहीं, कसूर है तो सिर्फ और सिर्फ अफान भाई का, जो इस वक्त ऐसे कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरूश, अरूश कहाँ हो तुम? यशवा टीवी लाउंज में खड़ी हुई अरूश को आवाजें दे रही थी। 1 मिनट भाभी, मैं भी आती हूँ, वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई। हाँ क्या हुआ, क्यों इतना चीख रही हो? रेहान भाई अभी ऑफिस से आए नहीं है क्या? ऑफिस से तो वो 7 बजे ही आ गए थे और 8 बजे वो जिम चले गए। क्यों, क्या हुआ? वो एकदम से हैरान होती हुई पूछ रही थी कि तुम्हें क्या बात है? गांव से कॉल आई है, मामू की तबीयत ठीक नहीं, रेहान भाई को बुला रहे हैं वो सब वहां पर, मगर रेहान भाई उनकी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। इतना टाइम हो गया वो उनको कॉल कर रहे हैं। रेहान भाई कर क्या रही हैं? उनको दुनिया की कोई होश है? ओह मामू की फिर से तबीयत बिगड़ गई। भाई बस आने ही वाली हैं, तुम ऐसा करो भाई को मैसेज कर दो, फिर आ जाते हैं। जब वो उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे तो मेरा मैसेज कैसे पढ़ेंगे? यशवा आंखें घुमाती हुई बोली। तुम चुप करके मैसेज करो उन्हें बस, उसके बाद देख लेती हैं क्या करना है। यशवा आंखें में अरूश सर्द लहजे में बोली। और फिर अरूश बाहर गाड़ी लाउंज में बैठी टीवी लाउंज में बैठी हुई थी। जब रेहान की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ उसके कानों तक पहुंची तो वो फौरन बाहर की जानी पड़ी। रेहान भाई कम से कम कॉल तो अटेंड कर लिया करें, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। वो जो गाड़ी से निकल ही रहा था अपनी बहन की तरफ देखा। क्यों, क्या हुआ? कितनी बार तो बोला है जब भी मैं जिम जाता हूँ तो कॉल ना किया करो, फिर क्यों सबको समझ नहीं आती? भाई कोई ज़रूरी बात भी तो हो सकती है ना। अच्छा बताओ क्या होगी, कौन सी ज़रूरी बात? वो दो ज़रूरी बातें करनी है आपसे। एक तो ये कि अजमल मामू की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, गांव से फ़ोन आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं, आपको जाना होगा। और दूसरी बात पे वो चुप कर गई। अरे क्या ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई मामू की? रेहान ने अपने जिम बॉटल किचन में रखते हुए कहा। अरूश उसके पीछे पीछे ही थी। हाँ इसलिए तो फ़ोन किया। अच्छा ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ गाँव जाने के लिए। ज़रा रुकिए भाई, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। भाई मैं तो कह रही हूँ सुबह सुबह चले जाना। टाइम देखो, इस वक्त गाँव का रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान होगा। अरे कुछ नहीं होता, ये बताओ दूसरी ज़रूरी बात कौन सी है? वो उसकी तरफ देखकर मुतवज्जो हुई। ये कहते हुए उसने इबाद को आवाज़ दी। इबाद कहाँ हो? रेहान भाई वो एकदम से खामोश। ये कहकर अरूश खामोश होगी तो रेहान ने झट से उसकी तरफ देखा। क्या? वो बताओ क्या बात है? अफान भाई ने भाभी को आज थप्पड़ मारा है और बहुत बदतमीजी करके गए हैं। क्या? अफान थप्पड़ मारा है? मगर क्यों? वो गुस्से से दौड़ा था। भाई पता नहीं क्यों आए दिन वो भाभी के साथ लड़ते हैं। भाभी मुझे काफी दिनों से बोल रही थी कि तुम्हारे भाई शायद किसी और लड़की के चक्करों में हैं। रात रात घर से गायब रहते हैं और जब घर आ जाते हैं तो भाभी को बात बात पर जलील करते रहते हैं। भाभी इस बात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और फिर जब भाभी बात करती हैं तो भाई उनके साथ लड़ाई करने लग जाते हैं। क्या मतलब इन सब बातों का? भाई ने भी उस नवाज अफंदी वाली हरकतें शुरू कर दी। रेहान एकदम से गुस्से में दौड़ा था। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई भाभी ने कि भाई रात को घर नहीं आते? भाभी बहुत ज्यादा परेशान थी, भाभी को बुला कर लाओ, रेहान ने दुरुस्त लहजे में कहा। भाभी, भाभी दरवाजा खोलें। इबाद, इबाद भाभी प्लीज दरवाजा खोलें, मुझे आपसे बात करनी है। अरूज की आवाज सुनकर रेहान भी कमरे की जाने बढ़ा। रेहान भाई देखे ना, भाभी दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा न खुलने पर रेहान को थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा। रेहान अफंदी ने सख्त लहजे में कहा। अलीजे ने आखिर दरवाजा खोल दिया। जब रेहान और अरूज कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा सामान पैक हो चुका था और उनकी भाभी का। भाभी ये सामान कहाँ जा रही हैं आप?
रेहान, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। मेरे रहने का कोई मकसद ही नहीं बनता। वो सिसकियां भरती हुई बोली थी। क्यों? कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप इस घर में नहीं रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? आप तो मुझे अपना छोटा भाई समझती है ना, तो फिर क्यों मुझसे या अरू से ये बात छुपाई आपने? जिस दिन आपको मालूम हुआ था उसी दिन हमें बताना था आपने, बट क्यों नहीं बताया आपने? मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि आपने मुझे छोटा भाई नहीं समझा। कैसे बताती मैं रेहान तुम्हें? मैं सोच भी नहीं सकती कि अफान मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं तो ये बात ही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। मुझे उन पर काफी दिन से शक था, यही सोचती रही कि मेरा वहम है, मगर नहीं, ये वहम या शक नहीं, ये हकीकत है। पहले भी कभी कभी रात को काफी लेट आया करते थे, लेकिन अब तो कितने कितने दिन वो रात को घर से लेट ही आते हैं। और फिर जब बाद में समझती थी कि शायद दोस्तों के साथ घूम फिर रहे होंगे, इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब जब मैंने बात की तो अब पिछले हफ्ते एक रात से वो घर नहीं आ रहे। रात को बिल्कुल भी घर नहीं आते। भाभी, आपने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं पता करता हूँ भाई क्या कर रहे हैं और कहाँ जाते हैं। अगर आपको कुछ मालूम हो तो मुझे बता दें, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना है भाई के साथ। नहीं रेहान, रहने दो। मुझे कुछ भी मालूम नहीं। बस यही मालूम है कि मेरा शोहर अब मेरा नहीं रहा, वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ चुका है। ये सारा सामान पैक करो भाभी का, जल्दी से। ये कहकर रेहान अफंदी अपने कमरे में चला गया। भाभी, आप कहीं नहीं जा रही, और इसके बाद मैं और कोई बात सुनना नहीं चाहती। मैंने तुमसे बोला भी था मत जाओ अपनी उस नालायक बीवी के पास, मगर तुम्हें तो शायद शौक है ना उसके पास जाने का। जीना जीना ने अपने होंठों पर लगी लिपस्टिक को मजीद डार्क करते हुए उसकी तरफ देखा। छोड़ो ना उसे, यहाँ आओ तुम मेरे पास, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो उसकी लिपस्टिक उसके हाथ से छीनता हुआ उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से उसे अपने करीब ले आया। क्या है, मुझे लिपस्टिक तो लगाने दो आफान जान। नहीं, तुम मेरे पास आओ, थोड़ा और करीब। ये लिपस्टिक तुम्हारे होंठों पर मुझसे देखी नहीं जा रही। जाने सितम, ये कहता हुआ वो झट से उसके लबों पर झुका था और उसे छोड़ो मुझे। क्या? क्यों क्यों छोड़ूं? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। मेरी सारी लिपस्टिक खराब कर दी तुमने, उसे घूरती हुई बोली थी जब वो उसने दोबारा से अपनी लिपस्टिक ठीक करने की कोशिश की। अपना भारी वजूद उसके वजूद पर रखा। आज नहीं बच पाओगी तुम। उसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे उतार कर एक साइड पर रखा था और उसकी टांगों को अपनी टांगों पर वो उसको अपने मैंने इसीलिए लॉक किया था, जिस पर उसने एक नज़र अफान को देखा। प्लीज मुझे नहीं करना अभी ये सब। मगर क्यों? वो एक तरफ उसकी तरफ देखती हुई बोली। वो दुरुस्त लहजे में बोला, नहीं, बस नहीं करना तो नहीं करना। मेरा कोई मूड नहीं इस वक्त। तुम्हारे मूड की मुझे परवाह भी नहीं है। सुनो जाना, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, इसलिए। ये कहता हुआ वो उसके सीने पर झुका था जिस पर वो तड़प कर उठी थी। अपनी उंगलियों के पोरों से वो उसके जिस्म को सहलाने लगा जिस पर वो हर दर्द भूल बैठी थी। और न जाने क्यों उसे ये इस वक्त पेट पेट से शर्ट उठाते हुए उसके जिस्म को चूमना शुरू किया तो जीना जीना ने बेसाख्ता अफान के कंधों को जोर से पकड़कर दबोचा था। प्लीज अफान, उसने उसके बढ़ते हुए दबाव को देखकर उसने जीना की तरफ एक नजर देखा जो उसे गहरी नजरों से देख रही थी। उसके देखते ही जीना अपनी आंखें सख्ती से बंद कर गई थी और फिर अफान तो जैसे पुल बांधे खड़ा था और उसने उसके ऊपर होते हुए अपने मजीद वजन उस पर डाला तो वो कराह कर रह गई। जीना के होंठों की गिरफ्त अपने होंठों में लिए वो कुछ भूल बैठा था। सब कुछ भूला हुआ था और उसकी दुनिया में खो चुका था। मदहोशी का खुमार बढ़ता दोनों को दुनिया की हर फिक्र से दूर ले गया था। वो दोनों अब अपनी ही मस्ती में मगन दुनिया को भुलाए बैठे थे। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। अना की अना की कॉल्स आ रही थी और भाई अभी तक के क्यों नहीं गांव में, उसे क्या जवाब दूं अब? टाइम देखो, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने भाई को बोला है कि सुबह चले जाएं। टाइम भाई सुबह 7 बजे निकल जाएंगे गांव जाने के लिए। अभी मैंने ही उन्हें मना किया है। अच्छा ठीक है। रेहान भाई भाभी के कमरे में क्यों नहीं गए? आज पूरा दिन भाभी के कमरे से बाहर क्यों आए हैं? युष्पा ने कहा। और फिर कभी खुद कमरे से निकलकर भाभी से उनकी खैर खैरियत मालूम कर लिया करो। तुम्हें कोई होश है कि भाभी की क्या हालत? क्या मतलब, क्या हुआ भाभी को? तुम्हारे अफान भाई जान रात रात घर से गायब रहने लगे हैं। भाभी का कहना है कि वो किसी और औरत के चक्कर में है। भाभी को उन पर पूरा शक है, इसी वजह से
بھابھی اپنے کمرے میں ہے اور وہ اس وقت بہت دکھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ جاؤ، میں تو نہیں مانتی اس بات کو، بھائی ایسے نہیں ہے، بھابھی کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیوں؟ بھابھی کو کیوں غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بیہیو ایسا کر رہے ہیں، پتہ نہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ ویسے بھی بھابھی کافی دن سے نوٹ کر رہی ہیں بھائی کو، ایسے ہی تھوڑی نہ وہ الزام لگا دیں گی بھائی پر۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ الزام لگا رہی ہیں یا پھر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں۔ اچھا تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ یشوا بولی تھی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ عورت کو اپنے مرد کا اچھے سے پتہ ہوتا ہے اور وہ بالکل بھی شو نہیں کرواتی، مگر مرد ہر وقت اس کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ عورت جتنا بھی اپنی پاسداری کا ثبوت دے دے، لیکن مرد، شرم کرو اپنے بھائی کے بارے میں، تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ ہاں، یشوا نے عروج کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن میں کہہ سکتی ہوں، بھائی نے سوچنے پر مجبور کیا، ورنہ میں کیوں ایسا سوچتی؟ عروج نے جواب دیا۔ اچھا، تم ایسے کیسے ثبوت کے ساتھ کہہ سکتی ہو؟ عروج، میں گاؤں جانے کے لیے نکل رہا ہوں، تم نے بھابھی کا خیال رکھنا ہے اور انہیں اپنی امی کے گھر پر تو بالکل بھی نہیں جانے دینا۔ جب تک میں نہیں آ جاتا، میں آ کر عفان بھائی کی خبر لیتا ہوں۔ تم نے ان کا مکمل طور پر خیال رکھنا ہے۔ عروج بھائی دھیان تو دے رہے ہیں، بھابھی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہ کریں، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے نکل گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، دھیان سے جانا اور جا کر مجھے میسج کر دینا تاکہ مجھے ٹینشن نہ ہو۔ یا اللہ میرے بھائی خیر خیریت سے گاؤں پہنچ جائے، بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں آج کل، اسی وجہ سے ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بھائی پہنچ کر مجھے ضرور میسج کرنا، میں آپ کے میسج کا ویٹ کروں گی۔ عروج کچن میں گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بھابھی عباد کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ میرا پیارو آج جلدی اٹھ گیا، یہ وہ کہتی ہوئی عباد کی جانب بڑھی تھی اور اسے پیار کرنے لگی تھی۔ اور پھر بھابھی سو رہے ہیں کیا؟ عروج نے کہا۔ ہاں سو رہے ہیں، مگر کسی اور عورت کے ساتھ۔ بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ رات کو بھی بھائی نہیں آئے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تو عروج نے ایک نظر اپنی بھابھی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں موتیوں کی مانند آنسو بھرے تھے۔ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھابھی کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا بھائی پوری رات گھر نہیں آیا۔ اپنے بھائی کو کال کی؟ ہاں میں نے بہت کالز کی، مگر اس انسان نے اپنا نمبر ہی بند کیا ہوا ہے۔ کال کدھر ریسیو کرتا؟ رکے میں کال کر کے دیکھتی ہوں۔ ابھی وہ کچن سے باہر گئی تھی کہ عفان افندی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا۔ بھائی کہاں سے آ رہے ہیں آپ اس وقت؟ رات کو کدھر تھے؟ عروج نے اپنے بھائی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تمہیں اس سے مطلب میں کہاں سے آ رہا ہوں کہاں سے نہیں آ رہا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ عفان ایک دم سے دھاڑا تھا اور سرد لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ بھائی یہ آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ عروج نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا صبح صبح میرے ساتھ بحث کرنے لگی ہو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ میں جس وقت جہاں سے مرضی آؤں۔ اس کے چیخنے پر عباد اٹھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ کیا صبح صبح میرے ساتھ بحث کرنے لگی ہو تم؟ ظاہر سی بات ہے، آفس سے آیا ہوں، آج کل بہت زیادہ کام ہے آفس میں، بس کریں یہ جھوٹ بولنا، خدا سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ جھوٹ بولتے ہوئے، اگر آفس میں زیادہ کام ہوتا تو ریان بھائی بھی لیٹ آتے، وہ کیوں جلدی آگے؟ خدا کا خوف کریں اب، خدا کے لیے، اور تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ عروج تم کچھ زیادہ ہی نہیں بول رہی؟ دفعہ ہو جو اپنے کمرے میں، جاؤ یہاں سے، وہ اسے غصے سے کہتا ہوا۔ عروج جو انسان جھوٹا اور مکار ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی اگلے انسان کو ذلیل کرتا ہے، اس لیے ایسے انسان سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں، چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر۔ کچن سے آتی ہوئی بولی۔ کیا ہو گیا علیزے؟ عباد کہاں ہے؟ وہ ایک دم سے وہ یہ کہتا ہوا علیزے کی جانب بڑا۔ دور رہے مجھ سے، نہ آپ کا مجھ سے میرے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی عباد کا، اس لیے دور رہے مجھ سے، اور میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ علیزے اب اگر میں پیار سے بات کر رہا ہوں تو تم یہ اپنے ڈرامے مت کرو میرے سامنے۔ ڈرامے میں نہیں بلکہ آپ کر رہے ہیں، پوری رات کسی اور عورت کے ساتھ گزار کر اب آپ یہاں پیار سے بات کر رہے ہیں اور میں آپ کے پیار کی انتظار کر رہی ہوں۔ واہ کیا بات ہے، آپ کے بھی بڑی ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جتانے آگے ہیں، لعنت ہے ایسے پیار پر۔ یہ کہہ کر علیزے نے عباد کو گود میں لیا اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ علیزے میری بات سنو۔ وہ جب کمرے میں انٹر ہوا تو کمرے میں ہر چیز بکھری پڑی تھی، الماری سے کپڑے باہر پڑے ہوئے تھے۔ علیزے نے کمرے میں ہر چیز کو بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم یہ سب کیوں کہہ رہی ہو؟ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ وہ اسے دیکھتا ہوا درست لہجے میں بولا۔ مجھے اب اس گھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں رہنا، آپ بھی یہ بات میری سن لیں، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور میں آپ کے اس دھوکے پہ آپ کا انتظار کرتی رہوں؟ آپ کچھ بھی کرتے پھریں اور میں خاموش رہوں گی؟
आपके साथ बड़े आराम से रह लूँगी। आज अपने मुंह से सच बता दें आप। अलीज़ा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। तुम क्यों इतना सोच रही हो इस बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कह रही हो। बहुत बर्डन है ऑफिस में काम का, बस इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ पहले से। लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करें। बस बस बस, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप बड़े आराम से बेवकूफ़ बना लेंगे। कल जब मैंने बोला था कि मैं अपने भाई और भाई बाप को बना बात कर लूँगी, तो उस बात के बारे में आपने क्या कहा था? उस बारे में तो आपने कोई बोला था कि जैसे मर्जी बताओ, मुझसे सवाल नहीं कर सकते इस बारे में। तो आपकी तो खुद ही कोई अपनी बात नहीं है, तो फिर साथ नहीं दे रहे। बहरहाल आप कुछ भी कहें, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए मेरे से बात हरगिज़ ना करें। जैसे ही वो इबाद की जानिब बढ़ा तो अलीज़ा ने इबाद को उठा लिया। हाथ भी मत लगाना मेरे बच्चे को, कोई हक नहीं तुम्हारा इस पर। अब इबाद 2.5 साल का था, सब उससे बहुत बेहद प्यार करते थे और इतना प्यारा बच्चा था। रेहान अफंदी की तो जान था वो। उसकी दोनों फूफो भी उसे दिन भर खिलाती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक था बदनसीब, उसका बाप उसे जिसे परवाह नहीं थी और मज़े मज़े की बातें भी सिखाती थी। वो बच्चा अपने माँ बाप की लड़ाई झगड़े और बेजारी से इन बहुत ज़्यादा सहम गया था। मत भूलो कि ये बच्चा मेरा भी है और मेरी भी औलाद है। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। अलीज़ा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी बात समझ जाओ। अपान अंधी अब बहुत नीच हरकतें करके अपने सारे हक खो चुके हैं। मैंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। तैयारी उसके इस सब के बीच में भी मैंने आप पर तवज्जो दी। लेकिन अगर आप तुम्हारी इस किचकिच की वजह से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ। आखिर मसला क्या है तुम्हारा साथ? हाँ, क्या चाहती हो तुम? वो इसके करीब बढ़ता हुआ तल्ख लहजे में बोला तो एकदम वो डर गई, कहीं ये दोबारा हाथ ना उठा ले, इसलिए उसे दूर हट गई और खामोश हो गई। मैं अब नहीं रहना चाहती आपके साथ। मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आओ। तुम्हें ज़्यादा शौक ही है ना अपने माँ बाप के घर जाने का? तो चलो, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त वहाँ छोड़ आता हूँ। जाकर अपना शौक पूरा कर लो। वो इस वक्त वो उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले जा रहा था जब यशवा और अरूश अलीज़ा के चीखने पर की आवाज़ें सुनकर बाहर आई तो देखा तो उसका भाई उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और उसे घसीट कर ले गया। भाई छोड़े भाभी को। अरूश चीखती हुई उनकी जाने बड़ी थी और अपने भाई को दूर पर धक्का दिया था। अरूश, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे धक्का दे, मेरे साथ बदतमीजी करो? अरूश, वो खुदा का खौफ करें, ये देखिए वो किस हालत में है। भाई, शर्म से डूब मरने का मकाम है आप पर, लेकिन आपको अपना भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है? आज आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और वो भी यशवा चीखी थी, यशवा पानी लेकर आओ जल्दी से। अरूश ने जल्दी अलीज़ा को सोफे पर बिठाया था। पानी पिए भाभी, प्लीज़ प्लीज़ पापा पानी। अलीज़ा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। भाभी संभालें होद को। दाएं तरफ यशवा, बाएं तरफ अरूश बैठी थी और उसके हाथ मलने लगी थी। इस वक्त अलीज़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। भाभी, क्या हो गया? संभालें खुद को, अल्लाह पूछे भाई को। ड्राइवर से जाकर कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, मैं कहती हूँ ड्राइवर से। यशवा भागती हुई बाहर गई थी और उसने ड्राइवर को बोला। रेहान अफंदी जब ब्लैक फॉर्च्यूनर से बाहर निकला तो हवेली वाले पहले ही उसके इस्तकबाल में खड़े थे। गांव पहुंचते ही उसका बड़ा पुरजोश से इस्तकबाल हुआ। बहुत ही आलीशान हवेली जो उसके नाना की थी। रेहान अफंदी के ननियाल वाले बहुत ही अच्छे थे। रेहान अफंदी के नाना नानी मामू इन सब बहन भाइयों से बेहद प्यार करते थे। जैन अफंदी के एक ही मामू थे जिनकी बीवी इन्हें छोड़कर चली गई थी और उनकी एक ही बेटी थी जिसके सहारे वो जी रहे थे और उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता रेहान अफंदी के साथ कर दें। रेहान अफंदी जिसने अभी शादी का सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके मामू की दिली ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि पहले वो अपनी दोनों बहनों की शादी करे और उसके बाद खुद शादी करे। इसी वजह से वो अभी अपनी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था। रेहान अफंदी जिसने ब्लैक शलवार कमीज, ब्लैक शूज़ और ब्लैक ही शेड्स लगाए हुए थे, एकदम आफत लग रहा था। रेहान अफंदी इस वक्त उसके अफंदी साहब के घर में था। जब वो अंदर गया तो अन्ना ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खाने पीने का एहतमाम किया हुआ था। कैसी हैं रेहान अफंदी? उसे देखकर मुस्कुराई थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और मामू की तबीयत कैसी है? अब कहाँ है मामू? वो बड़ी मुतफक्कर लहजे में उनकी तरफ बोलता हुआ कह रहा था, अब आप भी सो रहे हैं, आप ऐसा करें पहले नाश्ता कर लें। नाश्ता? वो एकदम हैरान हुआ। रेहान अफंदी खाने की टेबल की तरफ देखते हुए कहा, जो हर तरह के खाने से सजी थी। देखिए, ये सब कुछ खास मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है, इसलिए आप अभी नाश्ता कर लें। मगर इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं सिर्फ रास्ते में
दही या ओट्स खाता हूँ। इतनी हैवी नाश्ता मैं नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो फिर ये इतना एहतमाम करने की क्या ज़रूरत है? ये सुनकर अना का मुंह बन गया। तो क्या मेरे लिए ये सब कुछ नहीं खा सकते आप? इतने प्यार से बनाया तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं खा सकता। ये सब कुछ खाकर मैं अपनी डाइट खराब नहीं करनी, इसलिए मैं तो नहीं खाऊंगा। अब की बार वो संजीदा लहजा में बोला था। ठीक है, जाओ जाकर दही ले आओ, मैं वो खा लेता हूँ। हाँ, अना ने मुलाजमा से कहा। और फिर वो, तुम बैठो, नाश्ता करो, तुम ये सब कुछ तुमने इतनी मेहनत से बनाया है, इतने प्यार से बनाया है, अब खा तो लो। रेहान ने तंजिया लहजे में कहा। तो अना अना ने एकदम से, बेचारी अना का दिल टूट गया। कोको, क्या हुआ भाभी को प्लीज बताए ना, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अब अरूष ने लरजते हुए लहजे में कहा। तो आप हमें ये बताएं, उनके साथ घर में कोई मसला तो नहीं है? हमारी तहकीक के मुताबिक उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है, जिसकी वजह से उनके बच्चे की सेहत पर बहुत गहरा असर हुआ है। और ये कोई अच्छी खबर है तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या मतलब, बच्चा ठीक तो है ना? वो झट से बोली थी। वजह ठीक है, मगर पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें बताएं, हमें बताएं क्या हुआ है? ऐसी हालत कब हुई थी उनकी उनके और क्या पहले भी ऐसा हुआ है? क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में? वो एकदम, डॉक्टर ने बहुत सारे सवाल कर लिए थे। वो भाई और भाभी की लड़ाई हुई थी आपस में, बस इसी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली। भाभी ने तो थोड़ी बहुत टेंशन ले रखी थी, और तो कोई वजह नहीं थी इन दोनों के बीच में। क्या सिर्फ यही वजह काफ़ी नहीं है? डॉक्टर ने तंजिया लहजे में कहा था। जी, वो एकदम से खामोश होगी। हम उन्हें 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में ही रखेंगे, ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके और जो भी ट्रीटमेंट है वो कर सकें। डॉक्टर ने उसे सारा कुछ बताया। जी ठीक है, आप जैसे मुनासिब समझें। अरूश का बस नहीं चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से चीखे और रो दे, कह के उसका भाई ऐसा था कि उससे कैसे कर सकता है उसकी भाभी के साथ, और वो भी तो एक औरत थी, और ऐसे कैसे उस औरत के साथ ऐसे ज्यादती होती देख सकती थी। रेहान भाई कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। एक तो गांव में सिग्नल्स का बहुत मसला है। अरूज को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो बार बार रेयान को फ़ोन करने कर रही थी, और फिर मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। लेकिन कुछ कुछ ही देर के बाद अलीज़े के घर वाले और युष्बा इबाद को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अब उसे थोड़ी तसल्ली हो चुकी थी कि वो अब अकेली नहीं है। चलो, युष्बा और अलीज़े भाभी के घर वाले तो आगे। कहाँ है अलीज़े? अलीज़े की अम्मी ने सर्द लहजे में कहा था। तो वो फिर आंटी, वो भाभी इस वक्त इमरजेंसी में हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो बेहतर हैं, उनको पहले से बेहतर हैं। अब किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं। अगर बेहतर हैं तो फिर इमरजेंसी में क्यों रखा हुआ है उन्होंने? ये सब अचानक से क्या हो गया है? अरूश को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो आंटी को क्या जवाब दे, और उनको क्या जवाब दे और क्या ना दे। वो इतनी कम उम्र में इतनी समझदार कैसे होगी थी? मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, याद रखना तुम सब। वो एकदम, उसकी अलीज़े की माँ उनको धमका चुकी थी। ये वो कह कर रोने लगी थी। आंटी प्लीज़ चुप हो जाएं, कुछ नहीं होगा भाभी को, हम हैं ना आपके साथ, हम कुछ नहीं होने देंगे। अरूष ने उन्हें हौसला दिया था। अफान कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा वो। बदरान ने मुझे यहाँ देखते हुए पूछा था, जो कि उसके लिए बहुत परेशान था। बदरान अलीज़े का बड़ा भाई था और बहुत ही सुलझा व पढ़ा लिखा, जो अरूश को पसंद करता था, मगर कभी इजहार नहीं कर सका। सिर्फ इसी वजह से कि उसकी बहन की शादी उसके घर में हुई भी है, और वो कैसे ऐसे उसको मैं इजहार कर सकता है? या अल्लाह, मैं क्या जवाब दूँ इन्हें? मैं तो चारों तरफ से फंस कर रह गई हूँ। मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआएं मांगने लगी थी। अरूश दिल ही दिल में दुआएं किए जा रही थी कि अब वो ऐसा क्या जवाब दे जिसकी तरफ से वो मुतमिन हो जाए। भाई भाई अभी यहीं थे, शायद बाहर गए हैं। आप लोग बैठे, मैं जूस लेकर आती हूँ। वो बाहर कैफे से आप लोगों के लिए उसकी आंटी ने कहा। नहीं, हम हमें जूस नहीं पीना। ये कहते हुए वो बाहर की जाने बढ़ी हुई थी, और इस हद तक परेशान थी कि वो अब कैसे हैंडल करेगी। बदरान भी उसके पीछे फौरन गया था। अरूश, अरूश, बात सुनो मेरी। वो अरूश उसका बाजू पकड़े वो एक झटके से उसे अपनी तरफ मतवजो कर गया था, और बदरान ने उसे अपने सामने किया। क्या क्या कर रहे हो बदरान? मेरा हाथ छोड़ो। वो यहाँ वहाँ देखती हुई बोली थी सर्द लहजे में। मेरा मैं बोली और अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी, नामुमकिन में सी कोशिश करने लगी। मुझे सच सच बताओ, बता दो अलीज़े को अचानक क्या हुआ है? मैं जानता हूँ कोई कोई तो बात ज़रूर हुई होगी, वरना मेरी बहन इतनी कमज़ोर नहीं, जो एक बार पहले भी बच्चा पैदा कर चुकी है।
اور اب کیسے اس کی یہ حالت ہو سکتی ہے؟ عروج نے غصے اور ٹینشن میں ایک دم سے اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا اور پھر جب کھولا تو آنکھوں میں موتیوں کی مانند آنسو بھرے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر بدران ایک دم پریشان ہو گیا۔ بدران، عفان بھائی شاید کسی اور عورت کے چکر میں ہیں اور بھابھی کو بھائی پر بہت دنوں سے شک تھا، اور جب انہوں نے بھائی سے پوچھا تو دونوں میں کافی زیادہ لڑائی ہوئی تھی۔ بھائی نے بھابھی پر ہاتھ بھی اٹھایا، جس کی وجہ سے بھابھی کی طبیعت بے حد بگڑ گئی تھی۔ اور پھر بدران یہ سب سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا اور ایک دم اس نے عروج کا بازو زور سے جھٹک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے اپنی بہن کے اس تکلیف کا اندازہ اس قدر ہو رہا تھا۔ بدران میری بات سنو۔ بدران، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرو۔ بدران اس کی ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ بدران، میں تمہیں کہہ رہی ہوں میری بات سنو۔ عروج نے اسے اپنے وہاں روکنا چاہا تھا، لیکن بدران نے اس کی ایک نہ سنی اور چلا گیا۔ میرا پیارا بھانجا ریان افندی، آؤ بیٹا، آؤ ادھر۔ ریان کے ماموں جان نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اقبال صاحب نے اس کو ویلکم کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی ماموں جان؟ ریان نے اپنے ماموں کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ تمہارے آنے سے بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں میرے شہزادے۔ میں تو آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ چلیں میرے ساتھ شہر، مگر آپ کہاں میری سنتے ہیں؟ آپ نے بھی اپنی ہی ضد کرنی ہے۔ ارے بیٹا، ہم اور ہمارے بڑے اس گاؤں کے ہی پلے بڑے ہیں، ہم سے بھلا کہاں رہا جائے گا اس شہر میں، شور شرابے میں اور شہر کی رنگینیوں میں۔ میرا یہیں دل لگتا ہے، ہم گاؤں میں ہی خوش ہیں۔ ریان افندی ان کی بات پر مسکرانے لگا۔ ریان افندی، آج میں نے تمہیں یہاں ایک بہت ہی خاص بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ریان اپنے ماموں کی بہت توجہ سے بات سن رہا تھا۔ جی ماموں جان کہیں، میں سن رہا ہوں۔ آپ کو بلا کسی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ دیکھو، تم مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہو اور تم ایک فرما بردار اور سلجھے ہوئے لڑکی ہو جو ہمیشہ اگلے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اگلے کو کبھی بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ سمجھا تم نے؟ اسی وجہ سے میں تم سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوں۔ بہت ہی ایسی باتیں ہیں تم میں جس کی وجہ سے تمہارے ماموں کو تم بہت پسند ہو۔ بس 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 ماموں جان، اب کام کی بات کریں، اتنی تعریفیں ابھی کے لیے کافی ہیں۔ بس آپ کے اور میرے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو مجھے اتنی تعریفیں کرنی پڑیں۔ وہ ہنسا ہوا بولا، بات کچھ اس طرح ہے کہ میری خواہش ہے کہ تم میری بیٹی انا کا ہاتھ تھام لو، تاکہ عمر بھر کے لیے، تاکہ میں سکون ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو سکوں۔ میرے بعد اس کا کوئی بھی نہیں ہے جس کے سہارے میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر جا سکوں۔ مجھے امید ہے تم میری بات کا مان رکھو گے۔ اقبال صاحب نے بہت ہی امید سے ریان کے سامنے اپنی بات رکھی تھی۔ ریان افندی یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مگر ماموں جان، مگر کیا ریان؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ وہ نہیں ماموں جان، ماموں جان میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ ماموں جان، میں نے پہلے اپنی دونوں بہنوں کی شادی کرنی ہے اور اس کے بعد انہیں رخصت کرنے کے بعد ہی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو شادی کا سوچنا بھی میرے لیے بہت ہی… یہ تو اچھی بات ہے، تم بس انا سے نکاح کر لو، رخصتی جب تمہارا دل چاہے تب کر لینا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ نکاح؟ مگر اتنی جلدی؟ اور کیسے؟ میں نے انا کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ سوچا ماموں جان، جب دونوں کا رشتہ جڑے گا تو آپس میں خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی۔ نکاح کے بعد، نکاح کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم دونوں کی جلد سے جلد بات پکی ہو جائے اور اس حویلی میں بھی میں تمہارے حوالے سے پرسکون ہو جاؤں۔ اقبال صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بہت ساری باتیں کی، مگر ماموں جان میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ آپ پلیز میرے اوپر اتنی امیدیں مت باندھیں۔ میرے جانے کے بعد کوئی بھی اس حویلی کو سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بعد یہ حویلی تمہاری ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم انا کے ساتھ نکاح کر لو۔ ماموں جان، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ نہیں ماموں جان پلیز، یہ حویلی میرے بس کا بات نہیں ہے، میرے نام مت کریں، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا میں۔ میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں اس سے پہلے بھی۔ بات رہی انا کی تو اس کے لیے آپ کو مجھ سے بہتر لڑکا مل جائے گا۔ میرے سر پر پہلے ہی میری دو بہنوں کی ذمہ داری ہے، جب تک میں ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا میں اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں سوچتا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ تمہاری باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا۔ ماموں جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
آپ میری بات کو سمجھیں گے تو آپ کو خود بہت سمجھ آ جائے گی۔ بس بہت ہو گیا، اقبال صاحب ایک دم سرد لہجے میں بولے، یہ تمہاری ماں کی وصیت تھی، مرنے سے پہلے انہوں نے یہ سب کہا تھا، نہیں تو وہ اب کی بار غصے سے گھرائے تھے۔ ماموں جان پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں، اور تمہاری ماں کی یہ وصیت تھی کہ تمہاری شادی انا سے ہو۔ اب ریان افندی کیا کر سکتا تھا اپنی ماں کی وصیت کے آگے؟ ٹھیک ہے ماموں جان، آپ انا کا میرے ساتھ رشتہ طے کر سکتے ہیں، مگر میں ابھی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے ریان افندی، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو گے، تم میری بیٹی سے نکاح ضرور کرو گے؟ ریان افندی کچھ لمحے کے لیے تو نہ جانے کس سوچ میں گم ہو گیا تھا، پھر آخرکار اس نے ہاں میں جواب دے ہی دیا تھا، جس کا سن کر ان کے دل کو پرسکون ہو گیا تھا۔ ماموں جان میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں انا سے نکاح کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اقبال صاحب اس کی طرف دیکھ کر بولے تھے اور پھر مسکرائے۔ آپ اور اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ بھانجے مجھے تم سے یہی امید تھی، اور تم نے میرا سینہ چوڑا کر دیا، تم نے میری آدھے سے زیادہ ٹینشن ختم کر دی ہے۔ اب مجھے تم سے اور کسی قسم کی امید کی توقع نہیں ہے۔ ہمیں 2 دن کا وقت چاہیے ریان، تیاریاں کرنے کے لیے۔ کیسی تیاریاں؟ ریان ایک دم حیران ہو کر پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ہر طرح کے پکوان پکوائیں اور سب کو بلائیں، اس حویلی کو سجائیں، اتنا خوشی کا سما ہے یہ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہمارے لیے۔ ریان اپنے ماموں کی بات سن کر، نہیں ماموں جان پلیز یہ سب مت کریں، ابھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بس آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں شام کو واپس جا رہا ہوں، میری وہاں پر زیادہ ضرورت ہے۔ ماموں جان ریان پلیز میرے کہنے پر رک جاؤ 2 دن کے لیے، 2 دن ہی کی تو بات ہے۔ اقبال صاحب اسے مجبور کر رہے تھے۔ ماموں جان پہلے ہی آپ بہت سی باتیں منہ سے منوا چکے ہیں، پلیز اب ضد مت کریں، اس کے آگے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو، آج شام میں ہی چلے جاؤ، مگر 2 دن کے بعد واپس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کے اقبال صاحب نے اسے جانے کے لیے اجازت دے دی۔ ریان افندی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے ماموں جان، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ انا کمرے کے باہر کھڑی دروازے کو کال لگا کر سن رہی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر تو اس کے دل کی دنیا ہی آباد ہو گئی تھی۔ آج تو اس کے لیے بہت بڑا دن تھا، آخر اس کے مطابق وہ جس کو پسند کرتی تھی وہ اس کی زندگی میں قدم رکھ چکا تھا، اور اب بس اس کے نام کے ہونا باقی رہ گیا تھا۔ انا کو اس دن کا بہت شدت سے انتظار تھا کہ وہ کب دن آئے گا جب اس کی شادی یا اس کا نکاح ریان افندی سے ہو جائے گا۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تمہاری بیوی نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ جینا آفان سے ایک دم سے متوجہ ہوئی، اس سے پوچھے جا رہی تھی، اور وہ تھا کہ موبائل میں مگن غصے میں بھرا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بات کا کیسے جواب دے۔ تم مجھے یہ بتاؤ شادی کب کر رہی ہو مجھ سے؟ شادی کہاں بیچ میں آ گئی؟ وہ ایک دم سے حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جب اچانک تمہیں یہ شادی کہاں سے یاد آ گئی؟ کیا مطلب، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ ہوا کیا ہے؟ جینا ایک دم سے حیران ہو کر اسے پوچھ رہی تھی۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں نا، مجھے اس کا جواب دو، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ دائیں بائیں باتیں گھمانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا منہ دبوچتے ہوئے اسے اپنے قریب لایا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ ایک دم سے، میں نے تم سے پہلے بھی کہا کہ جب تک میرے ماں باپ پاکستان واپس نہیں آ جاتے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، تلخ لہجے میں بولی، اور اسے حیران کر گئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی تم مجھ سے شادی؟ تم مجھ سے شادی ان کے بغیر بھی تو کر سکتی ہو، کیونکہ میں اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر تم سے کبھی بھی بغیر کچھ بھی نہیں کرتی، سمجھے تم؟ اور اوہ ویری نائس۔ عفان حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو پھر یہ جو تم میرے ساتھ رات بھر باہر گھومتی اور میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہو، کیا وہ انہیں یہ سب پتہ ہے؟ کیا اس چیز کی اجازت لے رکھی ہے تم نے اپنے ماں باپ سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میرے ساتھ رہتی ہو؟ یہ سب جانتے ہیں تمہارے والدین؟ اگر تم شادی کے لیے ان سے اجازت مانگ رہی ہو، بس کر دو عفان، ایسی یہ بھی باتیں کیا بتانے والی ہیں؟ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے عفان، اس نے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک تم اپنی بیوی کو اور بچے کو نہیں چھوڑ دو گے
तुम से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करूंगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जब तक तुम अपनी बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ सकते, मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करूंगी। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले अपनी आधी कंपनी मेरे नाम कर दो। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा, इससे बदतमीजी की, जबकि वो किस हालत में है तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी तुम ये सब कह रही हो मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसे कहोगी। तुम नहीं बच पाओगे अब मुझसे। एक झटके से ही उसे घसीटता हुआ वो उसे खींचता हुआ कमरे में ले गया और बेड पर धक्का दिया था। अलमारी से उसने नाइट ड्रेस निकालकर उसकी तरफ फेंका और जल्द अज जल्द उसको चेंज करने के लिए कहा, बस ये सब कुछ मैं नहीं, अलमारी में सजाने के लिए नहीं दिलवाया था तुम्हें। और फिर उठो और जल्दी से इसे पहनकर आओ। ये सब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने मोबाइल पर टाइम नोट करते हुए उसकी तरफ देखा था, जो उसको देखते हुए हैरान और हक्का बक्का रह गई थी। जीना को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? हाँ, बताओ मुझे। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो दुरुस्त लहजे में बोली थी। तुम्हें तो अभी पता ही नहीं है। तो ठीक है, फिर ये ड्रेस मैं तुम्हें जी है चेंज करवा देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें चेंज करवाऊंगा। दूर रहो, मेरे करीब भी मत आना, वरना वरना तो नोच लूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, ऐसी नोच लोगी? नोच तो मैं तुम्हें लूंगा, तुम्हें। वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ मस्खराना अंदाज में बोला था। जीना को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि आज अपान उसके साथ किस कदर बदतमीजी कर रहा है। मेरे करीब मत आना, मैं तुमसे कह रही हूँ। एक दफ़ा सुनाई नहीं देता? और मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जल्दी से ये नाइट ड्रेस पहनकर आओ, वरना। अब की बार वो धाड़ा था। उसे वो उसके धाड़ने पर बहुत ज्यादा डर गई थी और नाइट ड्रेस उठाते हुए वॉशरूम में घुस गई थी। बाहर वो खड़ा उसका इंतजार करने लगा। 3 मिनट गुजर गए तो उसने दोबारा से उसको रिमाइंडर दिया। उसके वॉशरूम से वापस आने से पहले ही अफान अफंदी ने अपनी शर्ट उतार कर बेड पर सामने सोफे पर फेंक दी थी और रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी। अफान अफंदी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जीना, जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना वरना मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास। वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए अफान अफंदी ने कहा तो उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ कदम रखा। उसको देखते हुए भी अफान उसके सर तक पाँव तक देखकर अफान अफंदी की राल टपकी थी। उसे देखकर एकदम से वो उसे गोद में उठाए वो बेड पर लाया था। तुम ये सब मेरी मर्जी और इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। अब बगैर कर रहे हो अफान अफंदी। मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी मर्जी तुम्हारी इजाज़त की अफान अफंदी को ज़रूरत नहीं है, अफान अफंदी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। और ये कहता हुआ वो उसके लबों को अपने लबों के में दबोच गया था और जीना का यहीं पे सांस रुक गया था। जीना के दोनों बाजू से वो नाइट ड्रेस की स्ट्रिप अब नीचे कर चुका था और वहां अपने लम्ब से शिद्दत से छोड़ने लगा था। लम्ब से शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि वो अपना सांस रोके खड़ी थी और उसके सीने पर मुक्के बरसाती जीना बदन में जैसे खुलबली सी मच गई थी। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि अफान अफंदी अफान अफान प्लीज। जब जी अफान की जान, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो एक नज़र जीना की आंखों में देखकर मुस्कुराया था और फिर उसके जिस्म पर अपना लम्ब से शिद्दत छोड़ने लगा था। जीना के दिल के मुकाम पर अपने होंठ रखते हुए दिल की धड़कनों को और पागल कर गया था, जिसे वो और धड़का चुका था इस कदर के उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो? मुझसे शादी कब करोगी? वो मदहोश थी और उस वक़्त अफान की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी जिसको वो हाँ और ना में कहती। अफान इस कदर उसे मदहोश कर चुका था। अफान प्लीज़ पीछे हटो, अब मुझसे तुम्हारा भारी वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ हटो पीछे, दूर रहो मुझसे। लेकिन अफान के अंदर इस वक्त मदहोशी का आलम छाया हुआ था कि वो उसको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा पा रही थी। जब तक तुम मेरी इन दोनों बातों का जवाब नहीं दे देती, मुझे पीछे नहीं हटाओगी और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं कोई करनी तुमसे कोई शादी वादी, समझे तुम? तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, वो उसे कह चुकी थी। पीछे हटो, मैंने एक दफ़ा कहा पीछे हटो। वो आंखें बंद किए उसके खुद से दूर धक्का धकेल रही थी और वो उसके ऊपर और डटा हुआ था। ये सुनते ही वो फिर से गुस्से में आया था। तुम समझती क्या हो खुद को? मैंने तुम्हें कहा ना। उसे गुस्से से उसकी नाइट ड्रेस
کو پیڑ سے اوپر اٹھایا تھا اور اس کے جسم کو چومنے لگا تھا اور اسے مدہوش کر چکا تھا، اور اس کی ٹانگوں کو کھولتے ہوئے اب اس نے اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں کے درمیان میں رکھی تھی، اس کو اس قدر اپنے وجود میں حصار میں دبا چکا تھا۔ اس بار اس کے عمل میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی اور اتنی شدت تھی کہ وہ سوچنے سے قاصر تھی، اگر میں تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک طریقے سے رہنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم میرے ساتھ اس سے زیادہ ٹھیک سے رہو، مگر شاید تمہیں میرے پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے پر کسی پر اپنی مرضی مسلط کرنا شاید افان افندی کی سب سے بری عادت تھی، اور اسی عادت کی وجہ سے وہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا جینا ریحان افندی اور افان افندی کی کمپنی میں جاب کرتی تھی، اور جینا کو یہ بہت سے جھوٹ اور دھوکے کی وجہ سے ریحان افندی نے اسے کمپنی میں نکال دیا تھا۔ یہی بات جینا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان دونوں کا سیکرٹ افیئر وہاں سے ہی شروع ہوا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے اندر انٹرسٹ لینا شروع ہو چکے تھے۔ جینا نے صرف 3 ماہ اس کمپنی میں کام کیا تھا، تب سے افان نے اس کی جان نہیں چھوڑی تھی اور ان کے تعلق کو تقریباً 5 ماہ ہونے والے تھے۔ پہل بہت کم ملنا جلنا تھا، لیکن اب وہ روزانہ دونوں کا، مگر پچھلے 1.5 ماہ سے دونوں کے تعلقات حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے، اور اس تعلق کی اسی وجہ سے علیزہ کو بھی افان افندی پر گہرا شک ہوا تھا، نہیں تو اس سے پہلے بالکل بھی علیزہ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ عفان اس سے چیٹ کر رہا ہے۔ عفان افندی کی بہت زیادہ عادتیں اپنے باپ پر تھیں، مگر ریحان اپنی ماں کی کاپی تھا، ایک دم سلجھا ہوا، سمجھدار، پرسکون اور نہایت ہی صبر والا۔ دونوں بھائیوں کی عادتوں میں دن رات کا فرق تھا، ایک سورج تھا تو ایک چاند۔ جہاں ریحان افندی کبھی کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا، وہیں عفان افندی نے کسی لڑکی کو چھوڑا بھی نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ متضاد تھا۔ شادی کے بعد کچھ وقت تک عفان افندی بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اس کی عادتیں ٹھیک رہیں، مگر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اس کی وہی تماشے شروع ہو چکے تھے جو اس کے باپ کے تھے، اور ان تماشوں کی وجہ سے علیزہ اس سے اس قدر پریشان تھی۔ علیزہ بھی ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور اسے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ ہی محسوس ہونے دی تھی، اور اس کی ماں باپ نے اس سے بے حد پیار کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اس بات کا اندازہ شاید عفان افندی کو نہیں تھا، اسی لیے وہ اسے امپورٹنس نہیں دیتا تھا۔ جو حرکتیں وہ کر رہا تھا بہت جلد سب کے سامنے اس کی اصلیت بس آنے ہی والی تھی کہ علیزہ نے شور مچانا